नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा। हमारे इस खास शो में आज हम कई महत्वपूर्ण विषयों पर बात करेंगे। उम्र बढ़ने के साथ साथ हमें कई बीमारियों का खतरा बना रहता है। इन्हीं में से एक बीमारी आंखों की है, जिसका सही समय पर इलाज ना किया जाए तो आगे बहुत परेशानी हो सकती है। हालांकि शुरुआती चरण में इस बीमारी के लक्षणों को नोटिस करना थोड़ा मुश्किल होता है। आमतौर पर हम अपने बुजुर्गों से सुनते हैं कि वो ठीक से देख नहीं पा रहे हैं। मेडिकल टर्म में इसे ग्लूकोमा कहा जाता है। ग्लूकोमा आंखों की बीमारी है जो धीरे धीरे दृष्टि खोने का कारण बनती है। दुनिया भर में करीब 50 मिलियन से ज्यादा लोग ग्लूकोमा से प्रभावित हैं। ग्लूकोमा को साइलेंट ब्लाइंडर के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इसके लक्षण शुरुआती चरणों में ध्यान देने योग्य नहीं होते। आज हम इस महत्वपूर्ण विषय ग्लूकोमा पर अपने पैनलिस्ट के साथ जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चर्चा में हमारे साथ होंगी डॉक्टर सपना। इन्होंने एमबीबीएस डोम्स और ग्लूकोमा फेलोशिप की है LVPEI से। ये सेवा सदन अस्पताल बैरागढ़ भोपाल ग्लूकोमा कंसल्टेंट के रूप में काम कर रही हैं। इन्हें 50,000 से ज्यादा पेशेंट्स की आंखों के इलाज में 25 साल का एक्सपीरियंस है। और चर्चा में हमारे साथ होंगी डॉक्टर समता पटेल। डॉक्टर समता MBBS MS इन ऑप्थेल्मोलॉजी। इन्होंने ग्लूकोमा फेलोशिप की है LVPEI से। ये सेवा सदन अस्पताल बैरागढ़ भोपाल ग्लूकोमा कंसल्टेंट हैं। इन्हें 27 साल का अनुभव है। ये MP स्टेट ऑप्थेल्मिक सोसाइटी और भोपाल डिविजनल ऑप्थेल्मोलॉजिकल सोसाइटी में ग्लूकोमा विशेषज्ञ के रूप में वक्ता रही हैं। इसी के साथ चर्चा में हमारे साथ होंगी डॉक्टर मधुलिका। डॉक्टर मधुलिका ने ग्लूकोमा पेशेंट्स के मेडिकल मैनेजमेंट में ट्रेनिंग किया है। ये ग्लूकोमा फिल्टरिंग सर्जरी और ग्लूकोमा डायग्नोस्टिक में भी स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर मधुलिका सर्जिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स का हिस्सा भी रही हैं। इन्होंने 100 से ज्यादा सर्जिकल ट्रेनीज को ट्रेन किया है। साथ ही डेप्यूटी मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव के रूप में भी इन्होंने काम किया है। इस चर्चा में हमारे साथ हैं डॉक्टर रोहन जैन। डॉक्टर रोहन जैन MBBS गोल्ड मेडलिस्ट हैं। इनके पास ऑप्थेल्मोलॉजी में 50,000 से ज्यादा ऑक्यूलर सर्जरीज में 12 साल का अनुभव है। इन्होंने ग्लूकोमा और कैटरैक्ट सर्जरी में अपनी फेलोशिप की है। और इसी के साथ चर्चा में हमारे साथ है डॉक्टर सबा फारूकी। डॉक्टर सबा फारूकी MBBS हैं। इन्होंने GMC भोपाल से MS ऑप्थेल्मोलॉजी और शंकर नेत्रालय चेन्नई से ग्लूकोमा फेलोशिप किया है। इनके पास 14 साल का अनुभव है और ये MS में गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं। आप सभी का हमारे इस खास शो में बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर सपना श्रीवास्तव, पहला सवाल मेरा आपसे है, ग्लूकोमा क्या है और ग्लूकोमा के टाइप्स क्या होते हैं? नमस्कार। ग्लूकोमा एक विश्व भर में अंधत्व का प्रमुख कारण है। 90% लोगों को पता ही नहीं होता है कि उनको काचियाबिंद ग्लूकोमा या काला पानी है। ये आँख की ऑप्टिक नर्व जो होती है उसका डैमेज होता है, जो कि आँख में जो ऑप्टिक नर्व है, आँख की जो भी विजन से रिलेटेड मैसेज है उसको ब्रेन तक पहुंचाने का ऑप्टिक नर्व काम करती है। इसके डैमेज होने से दिखने में कमी आती है और मुख्यतः ये ऑप्टिक नर्व आँख का प्रेशर बढ़ने से डैमेज होती है। कई बार आँख का प्रेशर नॉर्मल हो तो भी ऑप्टिक नर्व डैमेज होती है। हमारी मेडिकल भाषा में उसको नॉर्मल टेंशन ग्लूकोमा कहते हैं। धीरे धीरे आँख का दबाव अपने आप ही बढ़ता है और धीरे धीरे रोशनी को ख़त्म करता है। ग्लूकोमा में ये इतना स्लो होता है कि पेशेंट को पता ही नहीं होता। इसी तरह जो ये डैमेज होता है ये परमानेंट लॉस है। हमेशा के लिए जो रोशनी खो जाती है वो वापस नहीं लौटती है। तो इसीलिए ये एक तरीके से नज़र चुराने वाली बीमारी कही जाती है कि जो धीरे धीरे रोशनी को चुरा के आपसे ले जाती है। मुख्यतः 2 प्रकार के ग्लूकोमा होते हैं। पहला है ओपन एंगल ग्लूकोमा, जिसमें कि प्रेशर धीरे धीरे बढ़ के आँख की नस को कमज़ोर करता है। पेशेंट आपके पास बहुत ही लेट स्टेज में भी आता है और सिर्फ नज़र धीरे धीरे ख़त्म होना ही इसका प्रमुख सिम्टम है। दूसरा टाइप होता है एंगल क्लोजर ग्लूकोमा, जिसमें कि पेशेंट सडन पेन, रेडनेस, हेलोज, वोमिटिंग इन सब के संग आ सकता है, क्योंकि ये रास्ता बंद, आँख का जो पानी का बहाव का रास्ता है उसके बंद होने के कारण प्रेजेंट होता है। और भी तरह के ग्लूकोमा होते हैं, जो कि पैदाइशी ग्लूकोमा या चोट लगने के कारण ग्लूकोमा या फिर जो शारीरिक बीमारियों के साथ में ग्लूकोमा बन सकते हैं, जैसे डायबिटीज या हाइपरटेंशन के कारण। ठीक है, डॉक्टर समता पटेल से मेरा सवाल है, समता जी, क्या ग्लूकोमा दोनों आंखों को प्रभावित करता है? जी, ये बिल्कुल सही है कि ग्लूकोमा दोनों आंखों को प्रभावित कर सकता है।
जैसे कि ग्लूकोमा के 2 टाइप होते हैं, ओपन एंगल और क्लोज एंगल। ओपन एंगल ग्लूकोमा में हो सकता है कि आँख में एक बीमारी है वो थोड़ी मॉडरेट हो या माइल्ड हो और दूसरी आँख में बहुत सीवियरिटी के साथ हो, उस पर कुछ समय बाद दोनों आँखें अफेक्टेड हो जाती है। पर अगर हम एंगल क्लोजर की बात करें तो एंगल क्लोजर में हो सकता है एक आँख हमारी सीवियरली डैमेज्ड हो और दूसरी आँख में हमारी शुरुआत हो, पर ऐसा बोला जाता है कि 8 to 10 ईयर में 40% चांसेस होते हैं कि हमारी दूसरी आँख भी अफेक्ट हो जाए। डॉक्टर मधुलिका जी, मेरा सवाल आपसे है, ग्लूकोमा के रिस्क फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? ग्लूकोमा का जो इट इज़ जस्ट एन एज रिलेटेड डिजीज़, जैसे कि हमारा डायबिटीज़ होता है, हाइपरटेंशन होता है, सो इसीलिए मोस्ट प्रॉबेबल जो रिस्क फैक्टर है वो एजिंग है, तो 40 ईयर्स से अबव एज इसका रिस्क बढ़ता है। सेकेंड एंड मैं इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर मानती हूँ इज़ द फैमिली हिस्ट्री। फैमिली में किसी को अगर ग्लूकोमा है तो उसमें नेक्स्ट जनरेशन को होने का रिस्क, या सिबलिंग्स को या मेरे पेरेंट्स को ग्लूकोमा है तो होने का रिस्क 8 to 10 फोल्ड्स है, जो कि काफ़ी बड़ा रिस्क है। द अदर मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर इज जिसे हम मायोपिया या आंखों में हाई माइनस नंबर के होने की वजह से भी हो सकता है। हम अक्सर देखते हैं बच्चे दूर का चश्मा पहनते हैं तो उसको मायोपिया कहा जाता है। जब एक खास सिवेरिटी मायोपिया की हाई मायोपिया की तरफ चली जाती है -7 के ऊपर, तो ग्लूकोमा का रिस्क भी उसमें बढ़ता है। अदर और भी, क्योंकि एक एज रिलेटेड डिजीज है तो दूसरे एज रिलेटेड डिजीज भी इसके रिस्क फैक्टर्स में आते हैं, जैसे कि हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर, देन डायबिटीज मेलाइटिस या शुगर की बीमारी होना, और कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस या हार्ट डिजीजेस में अल्कोहलिज्म है, हाई कोलेस्ट्रॉल, ये अदर रिस्क फैक्टर्स हैं। रिस्क फैक्टर्स के अलावा और ऐसी कुछ चीज़ें हैं जैसे कि आंखों में एक चोट का लगना, किसी सर्जरी के इफेक्ट से दबाव का, आंखों के अंदर का दबाव का बढ़ जाना, या एक खास प्रकार का नियोवास्कुलर ग्लूकोमा होता है, जो कि ये सेकेंडरी रिस्क फैक्टर्स में आते हैं। डॉक्टर रोहन जैन, मेरा सवाल आपसे है, सर ग्लूकोमा के लक्षण क्या होते हैं, समझना चाहूंगी। 2 तरह के ग्लूकोमा होते हैं, एक ओपन एंगल और एक क्लोज्ड एंगल। तो जो ओपन एंगल ग्लूकोमा के लक्षण होते हैं, इसमें मरीज को सर में भारीपन के महसूस होता है और कभी कभी आंख से आंसू आते हैं, मगर इस बीमारी में कई बार कोई लक्षण नहीं भी होते हैं। इसमें जो रोशनी जाती है वो धीरे धीरे जाती है, तो जब पेशेंट डॉक्टर के पास पहुंचता है तो उसमें एडवांस लॉस ऑफ विजन हो चुका होता है। तो ऐसे मरीजों को ध्यान रखना चाहिए अपनी रोशनी का और बार बार डॉक्टर से जांच करानी चाहिए। और वहीं अगर हम क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा की बात करें तो वहाँ पर लक्षण थोड़े अलग तरीके के आते हैं। उसमें आँख में दर्द, सर में दर्द होना, आँख से धुंधला दिखना, ये सब लक्षण, साथ में उल्टी भी हो सकती है। तो क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा के मरीज़ में लक्षण ज़्यादा होते हैं तो वो डॉक्टर के पास जल्दी जाता है, और ओपन एंगल ग्लूकोमा के पेशेंट में लक्षण कम होते हैं तो वो जब डॉक्टर के पास पहुंचता है तो उसमें एडवांस डिजीज़ हो जाती है कई बार। इसलिए कोई भी मरीज़ जिसकी उम्र 40 के ऊपर है उसको रेगुलर अपना आँखों का चेकअप कराते रहना चाहिए। डॉक्टर सबा फारूकी, मेरा सवाल आपसे है, ग्लूकोमा डायग्नोस करने के लिए कौन से ऐसे टेस्ट हैं जो कि उपलब्ध हैं? ग्लूकोमा डायग्नोसिस के बहुत तरह के टेस्ट उपलब्ध हैं। ग्लूकोमा, जैसे कि डॉक्टर रोहन ने बताया, कि एक एसिम्प्टोमेटिक बीमारी है जिसके ज़्यादा लक्षण नहीं होते। तो यूजुअली जब पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है, जब उसका कंप्लीट आई चेकअप होता है, तो ही पता चलता है कि उस पेशेंट को ग्लूकोमा है। तो जिस तरह से ओपन एंगल ग्लूकोमा है उसमें सबसे पहले टोनोमेट्री की जाती है, जो कि आई प्रेशर नापने का तरीका होता है। इसमें आई का प्रेशर नापा जाता है। अगर आई का प्रेशर बढ़ा हुआ होता है तो जनरली चांसेस होते हैं कि उस पेशेंट को ग्लूकोमा हो। इसके बाद गोनियोस्कोपी की जाती है, जिसमें कि एक तरह का लेंस लगा के पेशेंट की आई में देखा जाता है कि उसका एंगल ओपन है कि क्लोज्ड है। जिस तरह से हम बोल रहे थे ना कि 2 टाइप के ग्लूकोमा होते हैं, ओपन एंगल और एंगल क्लोजर, तो आगे उनका पूरा मैनेजमेंट उस पर डिपेंड करता है। इसलिए ये गोनियोस्कोपी एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, जिससे हमें पता चलता है कि अगर ग्लूकोमा है तो वो किस टाइप का है और आगे हमें कैसे प्रोसीड करना है। इसके अलावा एक टेस्ट होता है पेरीमेट्री, जिससे कि हम साइड विजन को नापते हैं।
एक्चुअली ग्लोकोमा में क्या होता है कि जो सेंट्रल विजन है, जो हमारी बीच की नज़र है, वो काफ़ी लेट तक ठीक रहती है, इसलिए पेशेंट को पता नहीं चलता, उसकी साइड की विजन डैमेज होती चली जाती है बट उसको अंदाज नहीं होता। तो ये जो पेरीमेट्री का टेस्ट है, इसमें हम विजुअल फील्ड की को एक तरह से चार्ट करते हैं और उसमें हमें पता चलता है कि साइड विजन में कोई डैमेज हो रहा है कि नहीं। तो अगर वो पॉजिटिव आता है, जैसे उसमें अगर साइड विजन में कोई डिफेक्ट्स हैं, तो ये पॉइंट करता है कि इस पेशेंट को ग्लोकोमा हो सकता है। इसके अलावा एक और टेस्ट है OCT, जो कि ऑक्यूलर कोहेरेंस टोमोग्राफी होती है, जिसमें एक लेज़र के द्वारा जो ऑप्टिक नर्व है, जो हमारी देखने की नस होती है, जो कुछ भी हम देखते हैं उस इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक लेके जाती है, उस नस के फाइबर्स की थिकनेस को, मतलब वो नस कितनी हेल्दी है या कितनी डैमेज्ड है, उस चीज़ को देखने में हेल्प करता है। तो ये सारे टेस्ट जनरली होते हैं। ये सब टेस्ट को एक साथ लेके, मतलब किसी एक टेस्ट पे हम रिलाई नहीं कर सकते, हमको इन सारे टेस्ट्स का एक समरी निकालनी पड़ती है, उसके बाद ही हम डिसाइड कर सकते हैं कि इस पेशेंट को ग्लोकोमा है कि नहीं। और जनरली जो एंगल क्लोजर ग्लोकोमा होता है, वो जैसा कि डॉक्टर रोहन ने बताया था कि कभी कभार वो बहुत एक्यूट सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट करता है कि बहुत तेज़ पेन, रेडनेस, वाटरिंग, लेकिन जब वो इस तरह से प्रेजेंट करता है तब तो एक मेडिकल इमरजेंसी होती है, तो पेशेंट को डॉक्टर देख के इमीडिएटली समझ के और ट्रीट करता है। बट कभी कभार ये एंगल क्लोजर ग्लोकोमा भी स्लोली डिवेलप हो रहा होता है, तो इसको भी डायग्नोज करने के लिए जो गोनियोस्कोपी है, जिससे कि हम एंगल को देख सकते हैं, आई के एंगल को, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो किसी भी टाइप के ग्लोकोमा को डायग्नोज करने के लिए बेसिकली ये है कि हम एक तो पेशेंट सेल्फ डायग्नोसिस नहीं कर सकता, क्योंकि इसके कोई ऐसे प्रोमिनेंट सिम्टम्स नहीं होते, लक्षण नहीं होते, इसलिए पेशेंट को रेगुलरली डॉक्टर के पास जाना चाहिए। बहुत तरह के टेस्ट उपलब्ध हैं। कई बार ऐसा होता है कि सिर्फ इंट्राऑक्यूलर प्रेशर नापना ज़रूरी मतलब काफ़ी नहीं होता, सफिशिएंट नहीं होता, क्योंकि कभी कभी इंट्राऑक्यूलर प्रेशर बढ़ा होने के बाद भी ग्लोकोमा नहीं होता, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि इंट्राऑक्यूलर प्रेशर नॉर्मल है लेकिन फिर भी ग्लोकोमा है। तो इसीलिए ये सारे टेस्ट की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है। डॉक्टर सपना, मेरा आपसे सवाल है, ग्लूकोमा के रोगियों के लिए क्या मेडिकल ट्रीटमेंट उपलब्ध है? जी बिल्कुल। जो अभी तक का मेन ट्रीटमेंट है ग्लूकोमा के लिए, उसका मेन इंडिकेशन है कि जो ग्लूकोमा है उसको प्रोग्रेशन को रोका जाए और स्लो किया जाए। इसके लिए जो भी अभी ट्रीटमेंट अवेलेबल है, सभी कुछ आँख के प्रेशर को कम करते हैं, चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे लेजर्स हो, चाहे सर्जरी हो। जो मुख्यतः मेन ट्रीटमेंट है रिसर्च में जो अभी तक का प्रूव है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ट्रीटमेंट इज मेडिकल ट्रीटमेंट इन द फॉर्म ऑफ टॉपिकल आई ड्रॉप्स, जो कि आँख के प्रेशर को या आँख के दबाव को कम करते हैं। लेजर्स भी यूज़ होते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ में, कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लोकोमाज में, जो कि पुराना और इफेक्टिव OPD प्रोसीजर्स है, परंतु कुछ मरीजों को दोनों ही ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ती है। जो ड्रॉप्स अवेलेबल है अभी ग्लोकोमा मैनेजमेंट के लिए, कुछ दवाएं जो हैं वो काम करती हैं आँख के जो पानी का है बहाव या निकास को आँख से तेजी करने में, और कुछ उनका पानी का प्रोडक्शन या कम करती हैं बनना। तो दोनों प्रकार की दवाइयाँ ही आँख के दबाव को अलग अलग माध्यम से कम करती हैं। परंतु अगर दवाइयाँ काम नहीं करती हैं तो लेजर्स और सर्जरी है जो कि आपको हेल्प कर सकती हैं। बिल्कुल, मुझे लगता है कि बस लोगों को एहसास ज़रा भी अगर आंखों में हो कि अंधापन छा रहा है, तो उन्हें सबसे पहले डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि उपचार तो है मेडिकल के पास। मैं लौटूंगी आपके पास। डॉक्टर समता जी, आप हमारे दर्शकों को क्या सलाह देना चाहेंगी इसे लेकर? जैसे कि ग्लूकोमा के लिए बताया कि एज फैक्टर बहुत मायने रखता है। अगर हम 40 ईयर के पहले हैं तो एटलीस्ट 4 ईयर में एक बार हम अपनी आँखों की जांच कराएं, और अगर हम 40 साल के बाद हैं तो 2 साल में अपनी आंखों की जांच कराएं। पर हमारे साथ अगर रिस्क फैक्टर यानी कि हमें चोट लगी हो, डायबिटीज़ हो, माइनस ग्लासेस हो, तो हमें ईयरली चेकअप कराना ही चाहिए,
क्योंकि आँख जो है एक बहुत सेंसिटिव आर्गन है अपने शरीर का, और हम उससे बहुत एक सुंदर वर्ल्ड को देखते हैं। तो पीरियडिकली चेकअप हमारा बहुत ज़रूरी है कि समय पर हम बीमारी को पकड़ पाएँ, उसके प्रोग्रेशन को बचा पाएँ, और हम उसके डैमेज मतलब लास्ट डैमेज तक हम ना पहुँचे। तो मेरा ये है कि हम अपनी आँखों की केयर करें, क्योंकि आँखें हमारे लिए बहुत ही प्रीसियस हैं। और ये ज़रूरी भी है, पूरे जब शरीर की हम केयर करने की बात करते हैं तो आंखों की केयर और आंखों का रेगुलर चेकअप भी समय समय पर बहुत महत्वपूर्ण है। डॉक्टर मधुलिका, सवाल मेरा आपसे है, ग्लूकोमा के लिए उपलब्ध विभिन्न प्रकार की सर्जरीज क्या क्या होती हैं? जैसे कि मेरी कलीग डॉक्टर सपना ने ये चीज़ बहुत क्लियरली मेंशन किया कि ग्लोकोमा बेसिकली मेडिकल मैनेजमेंट या ड्रॉप से ट्रीट होता है। जस्ट लाइक डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर की तरह लाइफ लॉन्ग इसकी मेडिकेशन चलती है और आप रेगुलर चेकअप्स कराते रहते हैं, क्योंकि एज के साथ इसमें चेंजेस आ सकते हैं। बट कुछ खास ऐसे कैटेगरीज हैं जिसमें मेडिकल मैनेजमेंट ने एक बैकफुट लिया हुआ है और यहाँ सर्जरी मेन ट्रीटमेंट होता है, जैसे कि कंजेनिटल ग्लोकोमा, जैसे पैदाइशी जो बच्चों में ग्लोकोमा होता है, या कम एज में होने वाला ग्लोकोमा जैसे डेवलपमेंटल ग्लोकोमास या जुवेनाइल ग्लोकोमास। इसके अलावा जब हमारी मेडिकल मैनेजमेंट फेल हो जाती है, जब मैक्सिमल मेडिकल थेरेपी पे भी पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं करता है, तब सर्जरी पे हमें रिजॉर्ट करना पड़ता है। सर्जरी जो मोस्ट कॉमन ग्लोकोमा में की जाती है वो हम उसे ट्रेबेकुलेक्टमी के नाम से जानते हैं, जिसमें आजकल कुछ अन्य उसमें टेक्निक्स ऐड हो गए, जैसे कि एंटी फाइब्रोब्लास्टिक एजेंट्स का यूज होना या एंटी माइटोटिक एजेंट्स का यूज होना, जिसके थ्रू सर्जरी के सक्सेस रेट थोड़ी बढ़ जाती है। इसके अलावा अगर ट्रेबेकुलेक्टमी फेल कर जाए या कुछ खास तरह के ग्लोकोमास जैसे कि चोट लगने की, सर्जिकली इंड्यूस्ड या सेकेंडरी ग्लोकोमास में जो एक दूसरी एक सर्जरी जो कॉमनली की जाती है, दैट इज नोन एज द शंट सर्जरी या ग्लोकोमा ड्रेनेज डिवाइसेस, जिसमें आंख में एक वाल्व और एक ट्यूब डाल दिया जाता है, जिससे अंदरूनी पानी के निकलने का, जैसे एक्वस ह्यूमर के ड्रेनेज का रास्ता सर्जिकली क्रिएट करते हैं। मैं ये बात जरूर मेंशन करना चाहूंगी कि जितनी सर्जरीज हैं ये वही कर रही हैं जो मेडिसिन कर रही हैं, ये प्रेशर को कम करते हैं। इन सर्जरी हो या मेडिकल मैनेजमेंट है, एम फाइनली आंख के प्रेशर को कम करना है। ग्लोकोमा कभी भी रिवर्स नहीं हो सकता, किसी भी सूरत में ये वापस नहीं जा सकता, क्योंकि अक्सर पेशेंट्स हमारे पास ये पूछते हैं कि डॉक्टर साहब सर्जरी से क्या ये पूरी तरह से ठीक हो जाएगा? तो ये नहीं है, ये वही चीज है कि जो ड्रॉप्स अचीव नहीं कर पा रहे हैं तो हमें सर्जरी पे रिजॉर्ट करना पड़ता है। और कुछ आजकल लेटेस्ट ओपन एंगल ग्लोकोमास में कुछ मिनिमली इन्वेजिव ग्लोकोमा सर्जरीज भी आ गई हैं, जिससे रिस्क कम है, बट उनके अभी रिसर्च ट्रायल्स भी उनमें है और ओपन एंगल में ये कुछ हद तक सक्सेसफुल हो रहे हैं। और जैसे डॉक्टर सपना ने भी मेंशन किया कि कुछ ऐसे लेजर प्रोसीजर्स भी हैं जो कि सर्जरीज में नहीं आते, हमारे ओपीडी में करने वाले लेजर्स हैं, जैसे कि लेजर ट्रैबेकुलोप्लास्टी या एंगल क्लोजर में हम एक लेजर आयरिडोटमी करते हैं। तो ये प्रोसीजर्स हैं, बट अक्सर लेमैन इनको भी सर्जरीज की तरह ट्रीट करते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे इसके बारे में भी मेंशन कर रही हूँ। बिल्कुल, लेकिन ये ध्यान रखने वाली बात है दर्शकों के लिए भी कि रिवर्स नहीं हो सकता है, बस सर्जरी से ये होगा कि उसका जो इम्पैक्ट है वो थोड़ा कम जरूर हो जाएगा। डॉक्टर रोहन, सवाल मेरा आपसे है, ग्लूकोमा से बचने के लिए मरीज क्या सावधानियां बरत सकते हैं? देखिए, ग्लूकोमा से बचने के लिए सबसे पहले तो जो भी व्यक्ति जिसकी उम्र 40 के ऊपर है उसको रेगुलर आई चेकअप कराते रहना चाहिए। दूसरा, जिसकी भी फैमिली हिस्ट्री में ग्लूकोमा है, जैसे माता पिता को है या किसी भाई बहन को है, इन मरीज़ों को भी अपना रेगुलर चेकअप कराते रहना चाहिए। दूसरा, आँखों को चोट से बचाना चाहिए, क्योंकि चोट के बाद ग्लूकोमा बनने के बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। कोई भी हमारा ऐसा काम है, जैसे कि कोई लोग वेल्डिंग का काम करते हैं, ऐसे लोगों को अपनी आँख को प्रोटेक्ट करने के लिए चश्मे का या हेलमेट का इस्तेमाल करते रहना चाहिए, ताकि आँख में चोट ना लगे। व्यक्ति को अच्छा खाना खाना चाहिए, नींद बराबर लेनी चाहिए, उसको स्मोकिंग की हैबिट अपनी छोड़नी चाहिए, और जो भी व्यक्ति काम कर रहे हैं किसी भी फील्ड में, उनको गाड़ी चलाते समय भी ध्यान रखना है कि हेलमेट और चश्मा लगा के चलें, डायरेक्ट सन की रोशनी में नहीं देखना चाहिए। ये सब चीज़ें ग्लूकोमा से बचाव के लिए ज़रूरी होती हैं, और रेगुलर आई चेकअप करते रहना चाहिए। और जो भी चश्मा पहन रहे हैं वो बराबर नंबर का हमेशा लगा के रखना चाहिए। और कभी भी जो दवाइयाँ लेते हैं, कई बार होता है कि हमारी आंख में खुजली हो रही है या जलन हो रही है, तो ओवर द टेबल काउंटर केमिस्ट की शॉप से दवाई ले लेते हैं और लंबे समय तक इस्तेमाल करते हैं।
तो कुछ दवाइयों का साइड इफ़ेक्ट होता है जिसके कारण भी ग्लोकोमा होता है। तो ये बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हर बीमारी के लिए दवाई ओवर द काउंटर ना ली जाए, बल्कि डॉक्टर से सलाह मशवरा करके लेनी चाहिए। डॉक्टर सबा फारूकी जी, आपकी ओर रुख करूंगी। ग्लूकोमा के पेशेंट्स के लिए डू और डोंट्स क्या होते हैं, क्या कर सकते हैं वो, क्या नहीं करना चाहिए? बेसिकली ग्लूकोमा के पेशेंट्स के लिए सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है, सबसे पहले जैसे डूज की बात करें कि जिस तरह से हम सब अभी बार बार आपको बता रहे हैं कि ग्लूकोमा एक एसिम्प्टोमेटिक बीमारी है जिसके लक्षण पहले से पता नहीं रहते या कोई ऐसे स्पेसिफिक लक्षण नहीं रहते जिससे हमें पता लग जाए कि हमें ग्लूकोमा ही है और हम डॉक्टर के पास चले जाएं। इसलिए सबसे बड़ा जो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि आपको एक रेगुलर आई चेकअप कराते रहना चाहिए, चाहे आपको कोई परेशानी हो या ना हो। दूसरा ये कि जब भी आपके डॉक्टर ने देखा और डायग्नोज किया तो जो कुछ भी मेडिकेशन उन्होंने आपको प्रिस्क्राइब किए हैं उनको सही टाइम से लेना चाहिए, उनमें कोई लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। जब जब शेड्यूल किया गया है तब तब आपको अपना आई टेस्ट कराना चाहिए बीच बीच में। और बेसिकली ऐसा है कि आप एक अच्छी हेल्दी नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं ग्लूकोमा के साथ भी, क्योंकि उसका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट अवेलेबल है। आपको एक हर चीज़ जैसे मॉडरेशन में मॉडरेट एक्सरसाइज, मॉडरेट डाइट, बैलेंस डाइट, हर तरह से आप बस हेल्दी रहने की कोशिश करें तो आपकी लाइफ अच्छी खासी गुजर सकती है ग्लूकोमा के साथ। दूसरा ये कि जो डोंट्स हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वही कि आप लापरवाही बिल्कुल ना करें, आप बिल्कुल ऐसे केयरलेस ना हो जाएं कि कोई सिम्टम नहीं है इसलिए शायद हमें ग्लूकोमा नहीं है या ठीक हो गया है, ऐसे नहीं सोचना है। हमारे ये सारे डिसीजंस हमको डॉक्टर पे छोड़ने हैं और अपनी मेडिकेशन बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है या उसमें अपने हिसाब से फेरबदल नहीं करना है कि टाइमिंग चेंज कर दिया या डोज स्किप कर दिया या इस टाइप का कुछ। और दूसरा ये कि हम लोगों को मेनली वही इंजरीज से बचना चाहिए। और एक और जो सबसे बड़ी बात है कि हमें दो चीज़ों से थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए कि एक तो जो शीर्षासन वाली पोजीशंस होती हैं योगा में, जिसमें कि जो हेड की पोजीशन है वो बॉडी से नीचे चली जाती है, इस टाइप की पोजीशंस हमको अवॉइड करनी चाहिए, इनसे ग्लूकोमा का रिस्क बढ़ता है। और दूसरा कि डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, थायराइड, ये सारी बीमारियों को कंट्रोल में रखना चाहिए क्योंकि इनसे भी ग्लूकोमा का रिस्क बढ़ता है। और स्मोकिंग, अल्कोहल, इनसे बचना चाहिए, जितना हो सके हमें कोशिश करनी चाहिए कि इनकी आदत हमें ना लगे या फिर हम छोड़ दें। बाकी जस्ट अच्छी नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं, ऐसा कोई बहुत बड़ा रिस्ट्रिक्शंस नहीं है ग्लूकोमा पेशेंट्स को, बस ख्याल रखना है और रेगुलर चेकअप्स कराते रहने हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि कुछ सावधानियां ऐसी हैं जो कि सभी पेशेंट्स को बरतनी चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि उम्र के साथ हमारी आंखों की अगर रोशनी जा रही है, 40 साल के बाद खास तौर पर रेगुलर आंखों का चेकअप जरूर कराएं। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो बहुत ज़रूरी जानकारियां आपने हमारे दर्शकों के साथ साझा की हैं। मोबाइल की इस दुनिया में वाकई सबको आंखों की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, लेकिन हमारे डॉक्टर्स के पैनल ने बहुत ज़रूरी जानकारियां दर्शकों को दी हैं जिससे वो अपनी आंखों का ख्याल रख सकते हैं। इस शो में इतना ही, फिलहाल के लिए धन्यवाद।